हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले फिशिंग कैट के बारे में, फिर पढ़ेंगे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, फिर जानेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में, नवरोज के बारे में पढ़ेंगे, पारसी न्यू ईयर कहते हैं इसे, ब्रिक्स के बारे में जानेंगे, गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है, गोल्डन क्रिसेंट क्या होता है, ऑयल स्पिल इन मॉरिशस जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं बट आज फिर से अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। बंकर कन्वेंशन के बारे में जानेंगे, ब्लू बे मरीन पार्क क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, और भी बहुत कुछ है वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि है फिशिंग कैट। इसे हम क्या कहते हैं? फिश कैट भी कहते हैं। और साइंटिफिक नेम क्या है इसका? प्रियोनाइलुरुस विवेरिनस। प्रियोनेलुरुस विवेरिनियस क्या है? मैमल है, डबल द साइज ऑफ डोमेस्टिक कैट। तो जो आपने बिल्लियां कैट्स देखी होगी अपने घर के आसपास, उनके साइज से डबल इनका साइज होता है फिशिंग कैट्स का। और नेटिव कहां की है? वेटलैंड्स में पाई जाती है, स्वैम्प्स में पाई जाती है और मार्शी एरियाज में पाई जाती है। वेटलैंड्स के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं अच्छे से, रामसर कन्वेंशन पढ़ाया था जब। वेटलैंड्स क्या होते हैं? इकोटोन है, इकोटोन ऑफ लैंड एंड एक्वेटिक सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए वेटलैंड्स के बारे में। रैपिड डिप्लीशन ऑफ वेटलैंड इज पोजिंग अ थ्रेट टू एनिमल्स। तो आपको पता होगा वेटलैंड डिग्रेड हो रही है दिन प्रतिदिन, वेटलैंड्स की संख्या घटती जा रही है और उनका आकार छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इससे क्या हो रहा है? जो फिशी कैट ये एनिमल है इसके ऊपर असर पड़ रहा है, क्योंकि ये कहां रहता है? वेटलैंड में रहता है, तो इसलिए ये खतरे में है फिशिंग कैट। और इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है फिशिंग कैट का आईयूसीएन स्टेटस। अब हम क्या कर रहे हैं इंडिया में, स्पेशली आंध्र प्रदेश में, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश में, याद रखना है आपने। वहां पर कोलरिंग की जा रही है, 10 फिशिंग कैट की कोलरिंग की जा रही है। उससे होगा क्या? जो हमारे साइंटिस्ट है, एक्सपर्ट्स है, वो स्टडी करेंगे फिशिंग कैट की इकोलॉजी के बारे में, होम रेंज क्या है इनकी, बिहेवियर इन डिफरेंट सीजन, कैसे बिहेव करेंगी फिशिंग कैट डिफरेंट सीजन में, फीडिंग हैबिट्स क्या है, क्या खाती है और क्या नहीं खाती है, थ्रेट्स क्या है इनके बारे में, मूवमेंट्स कैसे है, कैसे इनके एक्शन है, यूज ऑफ स्पेस कैसे कर रही है, ये सब जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स आफ्टर कोलरिंग कर दी जाएगी जब कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो इसलिए पढ़ रहे हैं हम इसे फिशिंग कैट को। याद रखना है आपने फिशिंग कैट के बारे में, और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी याद रखना है, यह है आंध्र प्रदेश में। अब पढ़ते हैं कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले कहां पर है? मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया आंध्र प्रदेश में है, और एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं आपको तो गोदावरी एस्चुरी में है। कहां पर है? गोदावरी एस्चुरी में है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी रेफर्स टू द वाटर बॉडी अलोंग द कोस्ट दैट आर फॉर्म्ड व्हेन फ्रेश वाटर ऑफ रिवर मीट्स वाटर ऑफ ओशियन, साल्ट वाटर ऑफ ओशियन। जब रिवर का फ्रेश वाटर जो ओशियन का खारा पानी होगा, समुद्र का खारा पानी, उससे मिल जाएगा, वहां पर बनती है एस्चुरी। तो याद रखना आपने, एस्चुरी कहां बनती है? जब रिवर का फ्रेश वाटर सॉल्टी वाटर ऑफ सी में मिल जाएगा, वहां बनेगी एस्चुरी। एक और चीज होती है डेल्टा। डेल्टा डेल्टा कब बनता है? जब रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है और वो सी से जस्ट पहले रिवर के माउथ के पास डिपॉजिट हो जाते हैं सारे सेडिमेंट, और रिवर वहां से बिखरने लग जाती है, अलग अलग दिशाओं में जाने लग जाती है। जब सी में मिलना होता है रिवर को, उस जगह पर बनती है डेल्टा बनता है, उसे हम कहते हैं डेल्टा। एस्चुरी में क्या होता है? फ्रेश वाटर रिवर का सोल्टी वाटर से मिलता है, बट डेल्टा में ऐसा नहीं होता, मतलब एस्चुरी से पहले ही डेल्टा बन जाता है। तो ये याद रखना है आपने डेल्टा और एस्चुरी के बारे में। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? गोदावरी एस्चुरी में। और क्या याद रखना है इसके बारे में? सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। पहला कहां पर है? सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव स्ट्रेच है सुंदरवंस में। सुंदरवंस कहां है? वेस्ट बंगाल रीजन में आता है, बांग्लादेश में भी आते हैं थोड़े से, वेस्ट बंगाल में आपने याद रखना है। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सेकेंड लार्जेस्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। और क्या पाया जाता है यहां पर? सबसे पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो
एनिमल्स है उनकी बात कर लेते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइल्ड बैग्ड वल्चर यहां पर पाया जाता है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और द लॉन्ग बिल्ड वल्चर। इन दोनों के बारे में आपने याद रखना है क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये दोनों मिलते हैं। और कौन से मेन एनिमल्स वहां पर देखने को मिलते हैं, वो है गोल्डन जैकल, सी टर्टल, फिशिंग कैट जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा लास्ट स्लाइड में, एस्चुरिन क्रोकोडाइल, स्मॉल ब्लू किंगफिशर, कैटल एग्रेट, ये पाए जाते हैं कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में वो है होप आइलैंड है यहाँ पर, और सैक्रामेंटो आइलैंड है। ये दो आइलैंड्स कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इन दो आइलैंड्स पर क्या मिलते हैं आपको, नेस्टिंग ग्राउंड है ये ओलिव रिडली टर्टल्स का। ओलिव रिडली टर्टल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो होप आइलैंड और सैक्रामेंटो आइलैंड है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और क्यों इंपॉर्टेंट है दोनों आइलैंड? बिकॉज नेस्टिंग ग्राउंड है ओलिव रिडली टर्टल्स का। तो याद रखना है ये सारी इंफॉर्मेशन कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। पहली क्या है कि आंध्रा में है। आंध्रा में कहा है? गोदावरी एस्चुरी में है। और क्या है? सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रेच है मैंग्रोव फॉरेस्ट का। होप आइलैंड है यहाँ पर, सैक्रामेंटो आइलैंड है, और इन दोनों आइलैंड में नेस्टिंग होती है ओलिव रिडली टर्टल्स की। अब पढ़ते हैं ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। मेन बात है इनके बारे में, दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स। तो ये याद रखना है ओलिव रिडली टर्टल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल। कहां कहां मिलते हैं आपको? पैसिफिक में मिलेंगे, अटलांटिक में मिलेंगे और इंडियन ओशियन में मिलेंगे ओलिव रिडली टर्टल्स। और इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है आपको इनके बारे में, वो है एरीवाडा। एरीवाडा क्या है? जब मास नेस्टिंग होती है इनकी, उसे हम कहते हैं एरीवाडा। मतलब एक साथ हजारों फीमेल्स एक जगह पर आ जाती है टू ले एग्स। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस ओकेजन को हम बोलते हैं एरीवाडा। ये याद रखना है आपने, एरीवाडा क्या है? When mass nesting of olive ridley turtles happen, it is called as एरीवाडा। IUCN स्टेटस क्या है इसका? वल्नरेबल है IUCN स्टेटस। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है इसे, और इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में पाया जाता है ओलिव रिडली टर्टल। सीरियस थ्रेट क्यों है अभी से? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज? such as unfriendly turtle fishing practices, development and exploitation of nesting beaches for ports, because हमें ports बनाने हैं वहां पर, इसलिए हम इनकी जो नेस्टिंग बीचेस है उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और हमें टूरिस्ट सेंटर्स बनाने हैं, इसलिए भी हम एक्सप्लोइट कर रहे हैं इनकी बीचेस को जहां पर ये नेस्टिंग करने आते हैं ओलिव रिडली टर्टल्स। तो ये सब बातें आपने याद रखनी है ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। अगला टॉपिक है नवरोज। नवरोज क्या होता है? पारसी न्यू ईयर। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे? बिकॉज इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 16 अगस्त 2020, तो इसलिए आज पढ़ रहे हैं हम इसे। और क्या याद रखना है आपने इसके बारे में कि ग्लोबली इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च। पूरी दुनिया में नवरोज सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को, बट इंडिया में हम सेलिब्रेट करते हैं इसे 16 अगस्त को। क्यों करते हैं? बिकॉज जो इंडियन पारसीज है, जो पारसीज इंडिया में रहते हैं, वो शहनशाही कैलेंडर को फॉलो करते हैं। तो शहनशाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग 16 अगस्त को नया साल होता है पारसीज का। नए साल को क्या कहते हैं? नवरोज। और शहनशाही कैलेंडर के बारे में बताऊं, इट डजंट अकाउंट फॉर लीप ईयर। तो लीप ईयर नहीं होता इसमें, शहनशाही कैलेंडर में। और की पॉइंट नवरोज के बारे में, ये तो मैंने आपको बता दिया, पारसी न्यू ईयर कहते हैं इसे। वर्ड्स को ब्रेक करें अगर नव और रोज को, तो नव होता है नया और रोज होता है दिन, नया दिन, न्यू डे होगा इसका मीनिंग। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ ईरानियन पर्शियन कैलेंडर। तो ईरानियन और पर्शियन कैलेंडर की बिगिनिंग को मार्क करता है नवरोज। ट्रेडिशनली ऑब्जर्व्ड बाय इरानियंस एंड पारसी कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड। तो जो ईरानियन है और पारसीज है वो इसे मानते हैं नवरोज को।
और इंडिया में नवरोज को हम जमशेद ए नवरोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमशेद ए नवरोज। क्यों? बिकॉज पर्शियन किंग थे जिनका नाम था जमशेद, उनके नाम के कारण हम इसे जमशेद ए नवरोज भी कहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में, जो शहनशाही कैलेंडर की बात की थी मैंने आपको, तो किंग जमशेद को माना जाता है कि इन्होंने शहनशाही कैलेंडर बनाया था, इसलिए हम जमशेद ए नवरोज भी कहते हैं पारसी न्यू ईयर को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है नवरोज के बारे में, ये यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ इंडिया की लिस्ट में शामिल है। तो कुछ फेस्टिवल्स है इंडिया के जो इसमें शामिल है, बाकियों के बारे में आपको कभी और बताया जाएगा, बट आपको याद रखना है कि नवरोज शामिल है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ इंडिया की लिस्ट में। तो आई होप नवरोज के बारे में आपको काफी कुछ मालूम पड़ा होगा। अब पढ़ते हैं ब्रिक्स के बारे में, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। ब्रिक्स क्या है? सबसे पहले तो एक्रोनिम है किनका? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का। ब्रिक्स एक ग्रुप है इन 5 कंट्री का, वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज है, पांचों की पांचों इमर्जिंग इकोनॉमीज है। कौन कौन सी? ब्रिक्स का मीनिंग क्या है? सबसे पहले बी से क्या है? बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से हमारा प्यारा भारत इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनेल, उन्होंने एक टर्म सबसे पहले उजागर की थी जिसका नाम था ब्रिक। सिर्फ ब्रिक था, पहले 4 ही देश थे। कौन कौन से थे 4 ब्रिक? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। और 2006 में फॉर्मलाइज्ड हुआ था ड्यूरिंग मीटिंग ऑफ ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स। 2006 में फॉर्मली बन चुका था ये ब्रिक्स। ब्रिक बना था, अभी ब्रिक्स नहीं बना है, ब्रिक ही है अभी सिर्फ। तो जो एस था ब्रिक का आखिरी वर्ड, मतलब कि साउथ अफ्रीका, उसने कब ज्वाइन किया? वो है 2010 में। तो 2010 में इसे इनवाइट किया गया और उसके बाद ब्रिक का बन गया ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और क्या याद रखना है आपको कि जो चेयरमैनशिप है इनकी ब्रिक्स कंट्रीज की, वो रोटेटेड एनुअली अमंग द मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद एक्रोनिम ब्रिक्स। तो जो इनकी चेयरमैनशिप है वो एनुअली रोटेट करते रहते हैं, पहले ब्राजील के पास होगी, फिर रशिया के पास, फिर इंडिया, फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। और इनकी 6th ब्रिक्स समिट हुई थी 2014 में। तो यहां पर इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए गए थे, वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं पुरानी वीडियोस में, अगर आपको नहीं पता तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था, वो था ब्रिक्स कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। इसके बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, आने वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, बट न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपको नहीं मालूम तो आप पीछे जाकर जरूर देख सकते हैं। तो ये सब था ब्रिक्स के बारे में। याद रखना आपको कि पहले सिर्फ 4 कंट्रीज थे, ओरिजिनली ये 5 कंट्रीज नहीं थी, सिर्फ 4 थी। साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ? 2010 में ऐड हुआ। बात करते हैं गोल्डन ट्रायंगल की, कई बार आपने नाम सुना होगा। तो कौन कौन सी कंट्रीज आती है पहले तो इसमें? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये 3 कंट्रीज आती है गोल्डन ट्रायंगल में। रूरल माउंटेन्स है यहां पर एक वे है, सप्लाई रूट है यहां पर। एक किस चीज की सप्लाई होती है? वो है ओपीएम की सप्लाई होती है। साउथ ईस्ट एशिया में है ये कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया में ओपीएम यहां पर प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद सप्लाई किया जाता है कहां पर? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। तो गोल्डन ट्रायंगल जब आए बात, तो कौन सी कंट्रीज आएगी? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। याद रखना है कौन कौन सी कंट्री? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है गोल्डन क्रिसेंट। यहां भी क्या होता है? ओपीएम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी सेम चीज है, ओपीएम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। यहां भी ओपीएम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। तो गोल्डन ट्रायंगल है साउथ ईस्ट एशिया में।
और गोल्डन क्रिसेंट है साउथ एशिया में, यहाँ ईस्ट नहीं है, सिर्फ साउथ एशिया है। कौन कौन सी कंट्रीज आती है? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। तो याद रखना है आपको, दोनों ओपियम सप्लाई रूट्स है, ओपियम प्रोड्यूस की जाती है यहां पर और उसे यूरोप और अमेरिका में भेजा जाता है। तो गोल्डन ट्रायंगल में 3 कंट्रीज म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। गोल्डन क्रिसेंट में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। अब पढ़ते हैं ऑयल स्पिल इन मॉरिशस के बारे में। हाल ही में मॉरिशस में एक ऑयल स्पिल हुई थी, मैंने आपको बताया था। कैसे हुई थी? जापानीज बल्क कैरियर था एक शिप जिसका नाम था MB वाकाशियो, फ्यूल कैरी कर रहा था। स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में बट गया है शिप, टूट गया बिल्कुल बीच में से। कहां पर? एग्जैक्ट लोकेशन मॉरिशस में कहां पर? नियर ब्लू बे मरीन पार्क, ब्लू बे मरीन पार्क। और एग्जैक्ट कहां पर? ब्लू बे मरीन पार्क कहां पर है? अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं तो ये है साउथ ईस्ट मॉरिशस में। ये याद रखना है आपने, साउथ ईस्ट मॉरिशस में है ब्लू बे मरीन पार्क और यहां पर हुई है ऑयल स्पिल। अब सबसे पहले जानते हैं ऑयल स्पिल होती क्या है। तो एन ऑयल स्पिल रेफर्स टू एन अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ क्रूड ऑयल, गैसोलीन, फ्यूल और अदर ऑयल बाय प्रोडक्ट। तो अनकंट्रोल्ड रिलीज होगा जब ऑयल बाय प्रोडक्ट्स का इनटू द एनवायरनमेंट, उसे हम कहेंगे ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल पोल्यूट किस किस चीज को कर सकती है? वो लैंड, एयर एंड वाटर। बट हम मोस्टली जब ओशियन को पोल्यूट करती है तो इसे ऑयल स्पिल कहती है। बट याद रखना है ये पोल्यूट लैंड को भी करती है, एयर को भी और वाटर को भी। ऐसे नहीं है कि सिर्फ वाटर को ही पोल्यूट करेगा ऑयल स्पिल, इट विल पोल्यूट लैंड, एयर एंड वाटर। ये याद रखना है आपने। अब की पॉइंट्स क्या है, मेनली हमें क्या जानना है इस ऑयल स्पिल से? तो ये देखिए, ये है पॉइंट डिज्नी, यहां पर हुई है एग्जैक्ट लोकेशन जानी। अगर मॉरिशस में पॉइंट डिज्नी, ये नहीं पूछेंगे वैसे आपसे, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए। और ये जो एरिया है वो एनवायरमेंटली सेंसिटिव जोन में आता है, मतलब काफी सेंसिटिव एनवायरमेंटल चीजें हैं यहां पर। इफेक्ट क्या होगा अब इससे? इकोलॉजी पर खतरा आ चुका है, जो कोस्ट लाइन है मॉरिशस की और मैरीटाइम लाइफ है इंडियन ओशियन में। आपको पता होगा मॉरिशस कहां पर है? इंडियन ओशियन में है। तो जो मरीन लाइफ है इंडियन ओशियन की, उस पर खतरा आ गया। क्योंकि क्या होगा ऑयल स्पिल से? ऑयल वाटर की सतह पर तैरने लग जाएगा। उससे क्या होगा? सनलाइट अंदर नहीं आ पाएगी। जो मछलियां होगी, जो और भी जीव जंतु होंगे समुद्र के अंदर, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, उन्हें सनलाइट नहीं मिल पाएगी अच्छे से। तो इससे क्या होगा? उनकी डेथ भी हो सकती है और उनकी ग्रोथ भी रुक सकती है। बहुत से इफेक्ट होंगे मरीन लाइफ पर इंडियन ओशन में ऑयल स्पिल के कारण, जो अभी मॉरिशस में हुई है। और क्या करेगा? इट एंडेंजर्स द ऑलरेडी एंडेंजर्ड कोरल रीफ, सी ग्रासेस, मैनग्रूव्स, फिशेस एंड अदर एक्वेटिक फोना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स पर ही खतरा होगा, जो सी ग्रासेस है, प्लांट्स है समुद्र में, हमारे मैनग्रोव ट्रीज है, उन पर भी खतरा होगा। और वाइल्ड लाइफ है जो रिस्क में, वो है जायंट टोर्टोइज आपको मिलेगा मॉरिशस में, ग्रीन टर्टल आपको मिलेगा मॉरिशस में, और एक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसके बारे में आपने याद रखना है, पिंक पिजन। आपसे पूछा जा सकता है पिंक पिजन कहां पर मिलता है? तो पिंक पिजन मॉरिशस में आपको मिलेगा। तो ये सभी खतरे में आ चुके हैं ऑयल स्पिल के कारण। ये सभी जीव जंतु और प्लांट्स खतरे में है जो ऑयल स्पिल हुई है। पिंक पिजन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है नेसोनास मायरी। नेसोनास मायरी इसका साइंटिफिक नेम है। पिजन एग। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? एंडेमिक टू मैस्कारने आइलैंड ऑफ मॉरिशस। तो सिर्फ वहीं पर पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, वहीं पर एंडेमिक है, वहीं पर सीमित है ये पिंक पिजन, और आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मॉरिशस में मिलेगा पिंक पिजन। लिस्टेड कहां पर है आईयूसीएन में? एंडेंजर्ड लिस्ट में लिस्टेड है पिंक पिजन। तो पहले से ही एंडेंजर्ड है, अब अगर खतरे में आएगा ऑयल स्पिल के कारण तो एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना पिंक पिजन के बारे में और ऑयल स्पिल के बारे में। लायबिलिटी। अब
इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर बात करते हैं। ऑयल स्पिल कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी, और कौन सा लॉ से अब हम एक्ट करेंगे। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लायबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पोल्यूशन 2001, ये क्या कहता है, द ओनर ऑफ वेसल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज कोज बाय ऑयल स्पिल ऑयल लीक्स। तो इसमें साफ साफ कहा गया है इस एक्ट में कि जो ओनर होगा वेसल का वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो डैमेज कोज किया जाएगा ऑयल लीक से। तो जिस वेसल के अंदर ऑयल होगा उसका मालिक होगा जो, वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस डैमेज के लिए। तो याद रखना है। और ये कन्वेंशन जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लायबिलिटी फॉर बंकर ऑयल है, इसे हम क्या कहते हैं, बंकर कन्वेंशन भी कहते हैं। तो बंकर कन्वेंशन में क्या लिखा है ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको बता देना है कि इसमें लिखा है कि जो वेसल का ओनर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा डैमेज कोज्ड बाय द ऑयल लीक्स। तो ये याद रखना है आपको। और कब आया, केम इनटू फोर्स इन 2008 में बंकर कन्वेंशन आया। और एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है इसे, वो करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये इसे एडमिनिस्टर करती है बंकर कन्वेंशन को। तो ये याद रखना है आपको। ब्लू बे मेरीन पार्क के बारे में मैंने बात की थी, इसी के नजदीक ये ऑयल स्पिल हुई है। इसके बारे में क्या याद रखना है, ये वेटलैंड भी है, रामसर कन्वेंशन के अंदर आती है। वेटलैंड भी है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस है, तो इसलिए भी थोड़ा खतरा बढ़ गया है मॉरिशस में। तो याद रखना है आपको, ब्लू बे मेरीन पार्क वेटलैंड भी है, रामसर कन्वेंशन के अंदर आती है। और द प्रेजेंस ऑफ कोरल रीफ्स, मैनग्रोव, सी ग्रासेस, मेडोज, मैक्रो एल्गी मेक इट इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन भी है बिकॉज वहां पर क्या है, कोरल रीफ्स है, मैनग्रोव्स है, सी ग्रासेस है। तो कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, ना इन्हें ज्यादा सोल्टी वाटर पसंद है, ना ज्यादा फ्रेश वाटर पसंद है, ना ही ज्यादा सनलाइट ले सकते हैं और ना ही ज्यादा देर सनलाइट से दूर रह सकते हैं। तो कोरल रीफ्स बड़े सेंसिटिव चीजें हैं, ना ही ये प्लांट्स है ना ही ये एनिमल है, दोनों का मिक्सचर है, एनिमल और प्लांट का दोनों होते हैं इसके अंदर, एनिमल भी प्लांट भी। कोरल रीफ बता दूं मैं आपको, आपने जब भी देखे होंगे कोरल रीफ्स आपको लग रहा होगा कि ये प्लांट्स है, बट ऐसा नहीं है, इनमें एनिमल कंपोनेंट भी होता है और प्लांट कंपोनेंट भी होता है कोरल रीफ्स में। ये याद रखना है कोरल रीफ के बारे में। तो इसी के साथ हम अंत करते हैं आज की स्लाइड का। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।